हेलो एवरीवन, मेरा नाम हरमन है। आज हम हमारे कंसोलिडेशन के चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले बात करेंगे और कंपेयर करेंगे फील्ड कंसोलिडेशन कर्व को और लैब कंसोलिडेशन कर्व को। जब हम अपने सैंपल को लैब में लेके आते हैं और फिर उसके ऊपर अपना कंसोलिडेशन टेस्ट करते हैं और ग्राफ बनाते हैं तो उसमें कुछ चेंजेस हमको देखने को मिलती हैं। उन चेंजेस को हम कंपेयर करेंगे विद रिस्पेक्ट टू फील्ड। देखिए ऐसे वाई एक्सिस पे आपको पता है वॉइड रेशियो होती है, एक्स एक्सिस पे हम ले रहे हैं लॉग ऑफ सिग्मा बार। क्यों? क्योंकि अगर हम नॉर्मली सॉलिड सॉइल की बात करें तो आपको पता है वॉइड रेशियो वर्सेस लॉग सिग्मा बार इज अप्रॉक्सीमेटली स्ट्रेट लाइन। तो सॉइल्स को कंपेयर करना बहुत ही आसान हो जाएगा, इसलिए हम ग्राफ बना रहे हैं बिटवीन वॉइड रेशियो एंड लॉग सिग्मा बार। दिस इज लॉग सिग्मा बार। ठीक है, अब पहले आसान वाली चीज़ बात कर लेते हैं, फील्ड कंसोलिडेशन कर्व की। फील्ड में क्या होगा? ठीक है, एक सॉइल है, उसके ऊपर एक वॉइड रेशियो है, ठीक है, उसकी कॉरस्पॉन्डिंग वॉइड रेशियो और उसके ऊपर एक कॉरस्पॉन्डिंग इफेक्टिव स्ट्रेस लग रही है। ठीक है, हमने ऊपर एक एडिशनल स्ट्रेस जो लगा दिया, उसकी वजह से सॉइल कंप्रेस हुआ, उसकी कंसोलिडेशन हुई। कंसोलिडेशन होने के बाद वॉइड रेशियो लेट्स से इतनी रहेगी, राइट, इतनी रहेगी। इसके कॉरस्पॉन्डिंग आप देख सकते हैं कि इतनी वॉइड रेशियो रहेगी और इतनी इफेक्टिव स्ट्रेस अब उसके ऊपर आ गई नहीं, जो हमने ऊपर से एडिशनल स्ट्रेस लगाया है। ये वाली इफेक्टिव स्ट्रेस और ये वाली इफेक्टिव स्ट्रेस, ऑफ कोर्स जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा दैट विल बी इन लॉग, पर मैं सिर्फ अभी इफेक्टिव स्ट्रेस की बात कर रहा हूँ। दिस इफेक्टिव स्ट्रेस एंड दिस इफेक्टिव स्ट्रेस, इन दोनों इफेक्टिव स्ट्रेस का जो भी डिफरेंस है वो अपने एडिशनल स्ट्रेस लगाइए। उस एडिशनल स्ट्रेस लगाने की वजह से, डेल्टा सिग्मा बार लगाने की वजह से इतना डेल्टा ही आपको देखने को मिला है। ये तो एक सिंपल कंसोलिडेशन कर्व है, राइट, फील्ड कंसोलिडेशन कर्व। दिस इज सिंपल कंसोलिडेशन कर्व फॉर अ नॉर्मली कंसोलिडेटेड सॉइल, फॉर normally consolidated clay. Now, अब जब हम लैब में लेके आते हैं ना अपने सॉइल को, तो आप विजुलाइज करिए कि जैसे ये मेरा एक सॉइल का सैंपल है, इसके ऊपर इफेक्टिव स्ट्रेस कितनी हो गई? अब इसके ऊपर कुछ नहीं लग रहा तो कितनी हो गई इफेक्टिव स्ट्रेस? ज़ीरो। इफेक्टिव स्ट्रेस ज़ीरो हो गई, वॉइड रेशियो उतनी है, मतलब ये वाला पॉइंट आ गया। वॉइड रेशियो तो उतनी ही है, वाई कोऑर्डिनेट जो कि वॉइड रेशियो को दिखा रहा है वो तो उतना ही है, पर इफेक्टिव स्ट्रेस वो ज़ीरो हो चुकी है। अब हमारा सॉइल किस स्टेज में पहुंच गया? इधर इफेक्टिव स्ट्रेस लग रही थी, अब ज़ीरो हो गई। पहले इतनी थी, पहले ज़्यादा थी, अब कम हो गई, कम हो गई, ज़ीरो हो गई। कौन सी स्टेज में आ गया? ओवर कंसोलिडेटेड स्टेज। तो ओवर कंसोलिडेटेड स्टेज में जब हमारा सॉइल आ गया तो उसकी जब हम वॉइड रेशियो वर्सेस लॉग सिग्मा बार का ग्राफ बनाएंगे, उसकी कर्व बनाएंगे, तो दैट विल बी अ कर्व। जो उसको दोबारा लोड करेंगे, रिकम्प्रेस करेंगे, जिसके लिए हमने रिकम्प्रेशन इंडेक्स पढ़ा था। हमने पढ़ा था CR रिकम्प्रेशन इंडेक्स, इट इज़ 1/5 to 1/10 ऑफ CC कंप्रेशन इंडेक्स, जो इस कर्व के लिए निकलता है, स्लोप ऑफ दिस पर्टिकुलर लाइन फॉर दिस पर्टिकुलर ग्राफ। तो वो ऑफ कोर्स एक कर्वेचर आएगा, यहाँ पे कर्वेचर आके कुछ ऐसी कर्व बन जाएगी, और जब वो एक मान लीजिए यहाँ पर इट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू नॉर्मली सॉलिडेटेड सॉइल। जब नॉर्मली सॉलिडेटेड सॉइल में वो ट्रांसफर हो गया हमारा सॉइल, देन वी विल गेट अ स्ट्रेट लाइन, राइट, अप्रॉक्सीमेटली स्ट्रेट लाइन। थोड़ा सा कर्वेचर नॉर्मली सॉलिडेटेड सॉइल वाली स्टेज में भी आएगा, थोड़ा सा कर्वेचर आएगा, क्योंकि जो इसकी प्री कंसोलिडेटेड स्ट्रेस होती है, राइट, जिसको हम सिग्मा सी बार से रिप्रेजेंट करते हैं, दिस सिग्मा सी बार, उसको डिटर्मिन करने का जो तरीका है ना, वो कुछ इस तरीके का है कि जब ये आ भी गई तब भी थोड़ा सा टाइम कर्वेचर रहेगा, फिर एक स्ट्रेट लाइन देखने को मिलती है हमको, राइट। तो हालांकि इसके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे अभी लेवल पे,
फॉर IES प्री एंड गेट एंड फॉर अदर इंडियन एग्जाम्स, उनके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि ये कैसे डिटर्मिन करना है, ये इंपॉर्टेंट है फॉर IES मेंस। उसमें ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो प्री कंसोलिडेटेड स्ट्रेस है उसको कैसे डिटर्मिन करते हैं। बहुत ही आसान तरीका है, पर जब आपका प्री क्लियर हो गया, जब आपका प्री का पेपर हो गया, देन वी कैन डिस्कस कि जो ये प्री कंसोलिडेटेड स्ट्रेस है इसको कैसे डिटर्मिन करते हैं। बहुत ही एक 3 स्टेप मेथड है, बहुत ही आसान प्रोसेस है वो। नाउ तो यहाँ से फिर वो एक ये थी हमारी ओवर कंसोलिडेटेड स्टेज, राइट। दिस इज आर ओवर कंसोलिडेटेड स्टेज एंड हियर आर सॉइल ट्रांसफर टू नॉर्मली कंसोलिडेटेड स्टेज। जब वो प्री कंसोलिडेटेड स्ट्रेस सिग्मा सी बार पे पहुंच गया तो क्या होता है कि एक स्टेज आती है, ठीक है, इसका ग्राफ बनता गया, नॉर्मल कंसोलिडेटेड स्टेज में चलता गया चलता गया चलता गया। एक स्टेज पर ऐसी आती है जब ये फील्ड कंसोलिडेशन कर्व और ये वाली जो लैब कंसोलिडेशन कर्व है ये दोनों मिल जाते हैं। और वो पॉइंट जहां पर ये दोनों मिलते हैं, ये श्मर्टमैन के हिसाब से, इट वॉज गिवन बाय श्मर्टमैन, दिस पॉइंट कम्स एट 0.42 E0, राइट। कुछ जगह पर 0.42 E0 लिखा हुआ है, कुछ जगह पर 0.4 E0 लिखा हुआ है, तो आपको दोनों चीजें पता होनी चाहिए, राइट। एग्जाम में अगर 0.42 E0 आ गया देन ऑल्सो इट्स करेक्ट। एक सॉइल मैकेनिक्स की पॉपुलर बुक है डॉक्टर KR अरोड़ा, उसमें इट इज रिटन एज 0.4 E0, राइट। तो आप मतलब दोनों वैल्यूज ही ध्यान में रखिए। 0.42 E0 अगर ऑप्शन में आ गया देन ऑल्सो यू हैव टू टिक इट, अगर 0.4 E0 आ गया देन ऑल्सो यू हैव टू टिक इट, ठीक है। ये बताया था, इसको अब मैं इरेज कर देता हूँ, ये मैंने आपको समझाने के लिए बनाया था यहाँ पे। तो हेयर आई कैन राइट एज पर श्मर्टमैन, एज पर श्मर्टमैन जो ये लैब और फील्ड कंसोलिडेशन कर्व्स हैं, दे इंटरसेक्ट एट, कर्व्स इंटरसेक्ट एट 0.42 E0। हालांकि जैसे कि मैंने आपको बताया 0.4 E0 की वैल्यू, 0.4 E0 वाली जो वैल्यू है वो भी आपके ध्यान में होनी चाहिए, ठीक है। अगर 0.4 E0 आ गया देन ऑल्सो यू हैव टू करेक्ट इट, राइट। आपको उसको राइट टिक करना है। नो, ये इसमें कुछ ऑब्जर्वेशंस हम अगर नोट करें, जो फील्ड कंसोलिडेशन कर्व है और लैब कंसोलिडेशन कर्व, इसके आप स्लोप देखो, इसकी स्लोप कम है। जो फील्ड कंसोलिडेशन कर्व है, ऑफ कोर्स हम स्लोप इधर से देखें बिकॉज लाइंस आर लाइक दिस, राइट। नेगेटिव एक्स एक्सिस से ही हम स्लोप देखेंगे इसकी। तो जो फील्ड कंसोलिडेशन कर्व है इसकी स्लोप ज़्यादा है, इसकी कम है। मतलब जो हम जब अपने जो हमारा सॉइल का सैंपल था उसको जब हम लैब में लाकर टेस्ट करने लगे देन द कर्व फ्लैटन्स इटसेल्फ, ठीक है। इसकी स्लोप ज़्यादा है, इसकी स्लोप कम है, तो दिस इज अ स्टीप, कंपैरेटिवली दिस इज अ स्टीप कर्व, राइट। और ये वाली जो लैब वाली है दिस इज अ रिलेटिवली फ्लैटर कर्व, ठीक है। इसकी स्लोप कम है, मतलब जब हम सैंपल को लैब में लेके आते हैं और उसको टेस्ट करने लगते हैं तो उसकी जो कर्व होती है वॉइड रेशियो वर्सेस लॉग सिग्मा बार की फॉर ए नॉर्मली कंसोलिडेटेड स्टेज, ठीक है। ओवर में तो ये ऑफ कोर्स एक कर्व आएगा, फॉर ए नॉर्मली कंसोलिडेटेड स्टेज तो वो उसकी स्लोप कम हो जाती है एंड इट फ्लैटन्स इटसेल्फ, फ्लैटर कर्व देखने को मिलते हैं हमको, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कंप्रेशन इंडेक्स की। एक कंप्रेशन इंडेक्स का हम फॉर्मूला डिस्कस करेंगे। वैसे तो इसके एम्पिरिकल फॉर्मूलाज टू कैलकुलेट कंप्रेशन इंडेक्स बेस्ड ऑन लिक्विड लिमिट ये काफ़ी सारे हैं, पर हमको अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ एक फॉर्मूला ध्यान में रहना चाहिए। वो कौन सा है उसको अब मैं लिखता हूँ, देखिए।
here I can write it for जो एक एम्पिरिकल रिलेशन है, यू हैव टू रिमेंबर एम्पिरिकल रिलेशन फॉर कंप्रेशन इंडेक्स इन टर्म्स ऑफ लिक्विड लिमिट। वैसे तो काफ़ी सारे हैं, पर पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सिर्फ एक फॉर्मूला ध्यान में रखना है। कौन सा? गिवन बाय एज पर ट्रजागी एंड पेक। एक फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है, दैट फॉर अनडिस्टर्ब्ड क्ले with low to medium sensitivity, एक फॉर्मूला जो आपको ध्यान में रखना है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है CC इज इक्वल टू 0.009 इंटू WL माइनस 10। हेयर WL is the liquid limit, this is liquid limit in क्या होगा? परसेंटेज होगी या फ्रैक्शन होगी? कैसे पता करें? माइनस कैरी हो यहाँ पे 10। कंप्रेशन इंडेक्स की वैल्यू हमेशा क्या होती है? पॉजिटिव। मतलब लिक्विड लिमिट की वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव। तो इससे क्या पता चल रहा है? दैट लिक्विड लिमिट हेयर विल बी इन परसेंटेज। लिक्विड लिमिट इन परसेंटेज, क्योंकि यहाँ पे -10 है, तो WL -10 पॉजिटिव तभी हो सकता है इफ लिक्विड लिमिट इज इन परसेंटेज। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है फॉर आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम बात कर लेते हैं इनिशियल और इमीडिएट सेटलमेंट की फॉर कोहेजनलेस सॉइल्स। देखिए, अब अगर हम बात करें इनिशियल और इमीडिएट सेटलमेंट फॉर कोहेजनलेस सॉइल्स, तो वो क्या होगी? लेट्स सी इट। देखिए, पहली बात, हम ये बात कर क्यों रहे हैं इनिशियल या इमीडिएट सेटलमेंट कोहेजनलेस सॉइल्स में? जो इनिशियल या इमीडिएट सेटलमेंट हमने पढ़ा है, तो ऑफ कोर्स जो इनिशियल सेटलमेंट हमने बात करी थी दैट इट इज इन जनरल इन द फॉर्म ऑफ कंपैक्शन। तो ये पढ़ने की ज़रूरत हमको क्यों पड़ रही है? राइट, ये हम पढ़ क्यों रहे हैं? उसका एक रीज़न है। उसका ये रीज़न है कि हम जो ये यहाँ पर ये वाले सेटलमेंट पढ़ रहे हैं ना, दिस इज़ जैसे कि हम अपना एक घर बना रहे हैं, एक बड़ी सी बिल्डिंग बना रहे हैं मान लीजिए। ठीक है, तो पहले तो हम फाउंडेशन बनाने से पहले हम दुरमट से उसको कंपैक्ट करते हैं, राइट, विद रैमर्स, विद टेम्पर्स, अलग अलग चीज़ें होती हैं हमारे पास। हम अगर थोड़ी बड़ी बिल्डिंग बन रही है तो थोड़े बड़े इंस्ट्रूमेंट्स होंगे, अच्छे इंस्ट्रूमेंट्स होंगे, उससे हम अपने जो हमारा सॉइल होगा विद दैट वी विल कंपैक्ट आवर सॉइल। ठीक है, तो पहले तो जो उसकी फंक्शन है वो तो हम करनी है हमको, चाहे वो जो कोहेजनलेस सॉइल जिसकी हम बात कर रहे हैं, डेफिनेटली उसकी कंपैक्शन करनी है फाउंडेशन बनाने से पहले। पर जब हमने फाउंडेशन बना ली तो स्टैटिक लोड जो लग रहा है उसकी वजह से कुछ इनिशियल या इमीडिएट सेटलमेंट डेफिनेटली आएगी। जब हमने उसके ऊपर लोड लगाया, कंपैक्शन चाहे आपने कर ली, देन ऑल्सो देयर विल बी सम अमाउंट ऑफ इनिशियल और इमीडिएट सेटलमेंट, उसकी हम बात कर रहे हैं फॉर कोहेजनलेस सॉइल्स। वो क्या होगी? वो होगी SI से हम उसको डिनोट कर देते हैं, S फॉर सेटलमेंट, I फॉर इनिशियल और इमीडिएट, दैट इज H0 बाई CS log ऑफ सिग्मा नॉट बार प्लस डेल्टा सिग्मा बार बाय सिग्मा नॉट बार। यहाँ पे सिग्मा नॉट बार, डेल्टा सिग्मा बार, ये तो आपको क्लियर है। H0 दिस इज ऑल्सो क्लियर। वो जो जिस भी लेयर की हम बात कर रहे हैं कोहेजनलेस सॉइल की, उसकी क्या थिकनेस है, दैट यू नो।
CS is here 1.5 QC by sigma naught bar. QC is static cone penetration resistance value. Here QC, ये जो आप SCPT का टेस्ट करते हो उधर से आपके पास एक QC की वैल्यू आती है, ठीक है। SCPT का टेस्ट हम डिस्कस करेंगे बाद में। ये जो सॉइल एक्सप्लोरेशन का चैप्टर हम करेंगे उसमें हम एक टेस्ट डिस्कस करेंगे, SCPT, DCPT, SPT, अलग अलग टेस्ट हम डिस्कस करेंगे, राइट। तो वहाँ से आपको ये पूरी तरह क्लियर हो जाएगा। बट स्टिल एक यहाँ पे आपको रेफरेंस पता चल गया। अगर आपको स्टैटिक कोन पेनिट्रेशन डिस्टेंस की वैल्यू पता चल जाए तो अब यहाँ से CS की वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे और SI की वैल्यू यहाँ से आप कैलकुलेट आराम से कर सकते हो, राइट, नो बिग डील। स्टैटिक कोन पेनिट्रेशन डिस्टेंस वैल्यू, स्टैटिक कोन पेनिट्रेशन डिस्टेंस वैल्यू। जब हम कोन को पेनिट्रेट करते हैं तब सॉइल कुछ रेजिस्टेंस देती है, वो होता है ये, ठीक है। हमारे पास एक कोन होता है SCPT में, उसको जब हम अपने सॉइल में पेनिट्रेट करते हैं तो कुछ वो रेजिस्टेंस देता है, जो वो रेजिस्टेंस दे रहा है दैट इज QC, राइट। स्टैटिक कोन पेनिट्रेशन रेजिस्टेंस वैल्यू, राइट। तो ये आपके आगे इनिशियल या इमीडिएट सेटलमेंट फॉर कोहेजनलेस सॉइल्स। अब हम बात कर लेते हैं इलास्टिक सेटलमेंट ऑफ क्ले सॉइल्स। जो इनिशियल या इमीडिएट सेटलमेंट ये हमने बात करी थी, दिस वॉज ड्यू टू एक्सपल्शन ऑफ पोर एयर फ्रॉम कोहेजनलेस सॉइल्स। पर जो कोहेसिव सॉइल्स होंगे उनमें जनरली पोर एयर या इसकी वजह से मतलब एग्जैक्टली हम बता नहीं सकते कि कितनी होगी सेटलमेंट, राइट। तो ऑफ कोर्स उसमें भी हम टेस्ट करते हैं कंपैक्शन का, ठीक है। कंपैक्शन कितनी होगी वो हम डिटरमिन कर सकते हैं, पर उसमें जो मेजर पार्ट होता है दैट इज ऑफ कोर्स प्राइमरी कंसोलिडेशन, जिसकी हमने बात करी है। पर उससे पहले एक इलास्टिक सेटलमेंट जो कि इनिशियल सेटलमेंट का ही एक पार्ट है, वो भी होता है फॉर क्ले सॉइल्स, ठीक है। तो उसकी हम बात कर लेते हैं कि जैसे जो कोहेजनलेस सॉइल्स हैं उसकी आपको इनिशियल सेटलमेंट कैलकुलेट करनी है तो आप ऐसे करोगे जो हमने फॉर्मूला किया है उससे, ठीक है। बाय एक्सपल्शन ऑफ पोर एयर कुछ सेटलमेंट होती है जो हमने अभी अभी डिस्कस करी है वो वाली। जो क्लेई सॉइल्स हैं, राइट, फाइन ग्रेन्ड सॉइल्स में भी मेनली क्लेई सॉइल्स हैं जो उनकी जो इनिशियल सेटलमेंट है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ इलास्टिक सेटलमेंट। तो उसके अब हम बात करने जा रहे हैं इलास्टिक सेटलमेंट ऑफ क्लेई सॉइल्स। इनमें क्या होता है कि जब हमने ऊपर से लोड लगाया तो प्राइमरी कंसोलिडेशन शुरू होने से पहले कुछ इलास्टिक सेटलमेंट हो जाती है क्ले सॉइल्स की, ड्यू टू जो उसका पोर वाटर है, ठीक है, वो मतलब दब जाता है या कुछ और कारणों से जो हमारा क्ले सॉइल होता है उसकी इलास्टिक सेटलमेंट, इलास्टिक मतलब जब हमने लोड हटा दिया तो वो सेटलमेंट दोबारा मतलब इट विल, जो सेटलमेंट हुई है सॉइल विल दोबारा एक्सपैंड, ठीक है। उसको हम ऑफ कोर्स कह रहे हैं इलास्टिक प्लास्टिक के जो हमारे सोम के कंसेप्ट्स हैं वो यहाँ पे एप्लीकेबल हैं। जो हमारा इलास्टिक प्लास्टिक का वहाँ पे मीनिंग होता है वो ही यहाँ पे मीनिंग है, राइट। तो इलास्टिक सेटलमेंट ऑफ क्ले सॉइल्स की अगर हम बात करें वो किसके इक्वल होगी, दैट विल बी SI इज इक्वल टू QB 1 माइनस म्यू स्क्वायर IT बाई ES, राइट। यहाँ पे Q इज प्रेशर एट बेस ऑफ फाउंडेशन, राइट, प्रेशर एट बेस ऑफ फाउंडेशन that is Q. B is width of foundation, B here is width of foundation। अगर मान लीजिए दो मेरी डायमेंशंस हैं, ठीक है, एक 3 मीटर है एक 2 मीटर है, रेक्टेंगुलर फुटिंग है मेरी, जो 2 मीटर जो कम वाली डायमेंशन है उसको मैं B लूँगा।
अगर एक स्क्वायर फुटिंग है मेरी, एक स्क्वायर फाउंडेशन है, तो उसकी तो दोनों साइड्स इक्वल होंगी, किसी को भी आप बी ले लो, आपका काम चल जाएगा। अगर एक सर्कुलर फुटिंग है तो उसका जो डायमीटर है दैट विल बी माई बी, ठीक है, उसको मैं बी या विड्थ ऑफ जो फाउंडेशन जो इस फॉर्मूले में इस्तेमाल करना है, जो डाया होगा ऑफ माई सर्कुलर फुटिंग उसको मैं बी की तरह इस्तेमाल करूंगा। बी की वैल्यू विल बी इक्वल टू डाया ऑफ दैट सर्कुलर फुटिंग। अगर एक स्टिफ फुटिंग है तो उसमें तो आपको पता ही है, एक लेंथ ऐसे जा रही होती है, ठीक है, एक ऐसे लेंथ जा रही होती है। आपने आरसीसी में अलग अलग फाउंडेशंस किस किस तरह की फाउंडेशंस होती हैं उनको आपने पढ़ा ही होगा, ठीक है। तो एक ऐसी फाउंडेशन जैसे हमारी दीवार बनी है वैसे होती है स्टिफ फुटिंग। हमारी दीवार नहीं होती कि जो उसकी विड्थ है वो तो कम है, लेंथ वाइज ज़्यादा जा रही है, तो यहाँ पर तो ऑफ कोर्स लेंथ इतनी बड़ी है, विड्थ जो छोटी सी है दैट विल बी विड्थ इन केस ऑफ स्टिफ फुटिंग। स्टिफ फुटिंग की बात कर रहा हूँ ऑफ कोर्स मैं यहाँ पे। तो बी वो हो जाएगा म्यू पॉइजन रेशियो ऑफ सॉइल, पॉइजन रेशियो ऑफ सॉइल, ध्यान दीजिए सॉइल की बात हो रही है, ठीक है, पॉइजन रेशियो ऑफ सॉइल। यस इलास्टिक मॉडुलस ऑफ सॉइल, जो भी यहाँ पे बात करी जा रही है इट इज फॉर सॉइल। इलास्टिक मॉडुलस ऑफ सॉइल, राइट, ES will be this elastic modulus of soil. And IT is influence factor. इन्फ्लुएंस फैक्टर। अभी जो भी यहाँ पे वैल्यूज हैं ये आपको पेपर में गिवन होंगी, ठीक है। IT की थोड़ी सी मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ, इन्फ्लुएंस फैक्टर, क्योंकि एक बार गेट के पेपर में क्वेश्चन आ गया था जिसमें IT की वैल्यू गिवन नहीं थी, सर्कुलर फुटिंग गिवन थी, उसमें IT की वैल्यू गिवन नहीं थी, राइट। तो थोड़ा सा बच्चे कंफ्यूज हो गए थे कि अब हम करें क्या, राइट। तो जिनको एक कंसेप्ट है IT से रिलेटेड इन्फ्लुएंस फैक्टर जो कि IAS कोड में गिवन है, जिनको वो कंसेप्ट नहीं पता था और जनरली वो कंसेप्ट नहीं पढ़ाया जाता, तो उनका ये वाला क्वेश्चन गलत हो गया था। उस कंसेप्ट को अब हम डिस्कस कर लेते हैं। वो कौन सा कंसेप्ट था, देखिए IT की अगर मैं बात करूं यहाँ पे इन्फ्लुएंस फैक्टर, तो ये IT इज डिफरेंट फॉर फ्लेक्सिबल फुटिंग एंड रिजिड फुटिंग। फुटिंग दो तरह की होती है, हम जब फुटिंग्स की बात करेंगे तो इन चीज़ों की बात हम करेंगे कि दो तरह की होती हैं, कैसे होती हैं, क्यों होती हैं। पर अभी के लिए आप फ़िलहाल जितना मैं बता रहा हूँ उसको आप ग्रास्प करने की मैक्सिमम से मैक्सिमम कोशिश करिए, ठीक है। जब आपने पूरी सॉइल मैकेनिक्स पढ़ ली तो देन आप रिवाइज़ करोगे तो आपको बहुत ही आसानी से पता चल जाएगा। हालांकि मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि जितना मैं पढ़ा रहा हूँ, आपकी जितनी नॉलेज है, जितने आपके पुराने चैप्टर आपने कवर किए हुए हैं, उससे जो भी पढ़ा रहा हूँ उसकी मैक्सिमम से मैक्सिमम कवरेज हो जाए, मैक्सिमम से मैक्सिमम आपको समझ आ जाए, राइट। तो IT की अगर मैं बात करूँ, IT दिस इज डिफरेंट फॉर फ्लेक्सिबल फुटिंग एंड रिजिड फुटिंग, राइट। दिस डिपेंड्स ऑन कि हमारी जो फुटिंग है दिस इज फ्लेक्सिबल और रिजिड। जो रिजिड फुटिंग है उसमें IT इज सेम थ्रू आउट द फुटिंग, IT इज सेम थ्रू आउट द बेस ऑफ द फुटिंग, थ्रू आउट द बेस ऑफ फुटिंग, ठीक है। IT की वैल्यू सेम थ्रू आउट द बेस ऑफ फुटिंग। पर जो फ्लेक्सिबल फुटिंग होती है, हियर इन केस ऑफ फ्लेक्सिबल फुटिंग IT इज डिफरेंट, IT इज डिफरेंट बिलो द सेंटर, below the center and either sides, right, below the center and of course side of footing, right, center and sides, center and edges चाहिए आप कह दो, right। तो IT की वैल्यू फ्लेक्सिबल के केस में डिफरेंट होती है, आप सेंटर पे बात कर रहे हो या साइड पे बात कर रहे हो।
तो इसके एक एवरेज वैल्यू भी दी जाती है उसके हिसाब से, सेंटर और साइड्स के हिसाब से एक एवरेज वैल्यू भी IT की दी जाती है फॉर फ्लेक्सिबल फुटिंग। पर IT की वैल्यू क्या होती है क्या नहीं होती इसकी डिटेल में हमको जाने की ज़रूरत नहीं है। हमको कौन सी चीज़ पता होनी चाहिए, एक बहुत ही आसान चीज़ पता होनी चाहिए। वो कौन सी है? वो ये है कि जो ये फ्लेक्सिबल फुटिंग की जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, इसमें गेट में एक चीज़ आपसे एक्सपेक्ट की जा रही थी जो कि बहुत ही आसान थी। वो क्या थी? वो ये थी कि जो कि फ्लेक्सिबल फुटिंग होती है ना, इसके सेंटर पे मैं बात करूँ, सेंटर, एट सेंटर, जैसे कि मैंने आपको बताया अलग अलग फुटिंग्स के लिए अलग अलग IT की वैल्यूज़ होती हैं, चाहे वो फ्लेक्सिबल फुटिंग हो चाहे रिजिड फुटिंग हो। अगर सर्कुलर है देन इट विल बी डिफरेंट, स्क्वायर है डिफरेंट, स्ट्रिप डिफरेंट, रेक्टेंगुलर में तो L/B पे भी डिपेंड करती है। ठीक है, तो IT की वैल्यू विल बी डिफरेंट डिपेंडिंग ऑन कि फ्लेक्सिबल फुटिंग है या रिजिड फुटिंग है। ठीक है, तो पर कौन सी एक ऐसी चीज़ है जो मैं आपको कह रहा हूँ कि आपको ध्यान में रखनी चाहिए, कौन सी एक ऐसी चीज़ है जो गेट में आपसे एक्सपेक्ट की जा रही थी? वो ये थी कि जो IT की वैल्यू होती है ना, बिलो द सेंटर, बिलो, ध्यान दीजिए फ्लेक्सिबल फुटिंग की बात कर रहा हूं मैं, अभी रिजिड फुटिंग की मैं बात नहीं कर रहा। जो क्वेश्चन पूछा गया था वो रिजिड फुटिंग से पूछा गया था, पर अभी मैं बात फ्लेक्सिबल फुटिंग की कर रहा हूं क्योंकि इसी कंसेप्ट को उठा के मैं यहां पे अप्लाई करूंगा। दोनों का आपस में लिंक नहीं है, पर एक चीज है जो दोनों को लिंक करती है, जो क्वेश्चन में पूछी गई थी उसके हिसाब से। ध्यान दीजिए, बिलो द सेंटर, बिलो द सेंटर ऑफ सर्कुलर फुटिंग, बिलो द सेंटर ऑफ सर्कुलर फुटिंग, जो IT की वैल्यू होती है, IT, दिस इन्फ्लुएंस फैक्टर, दिस इज इक्वल टू 1। IT की वैल्यू बिलो द सेंटर ऑफ सर्कुलर फुटिंग फॉर फ्लेक्सिबल फुटिंग, IT की वैल्यू होती है 1। ठीक है, अब इस बात को बहुत ही आसान है, 1 होती है IT की वैल्यू बिलो द सेंटर ऑफ सर्कुलर फुटिंग, बहुत ही आसान है ये चीज याद करनी। 1 तो याद रह ही जाता है, इसीलिए गेट ने इस कंसेप्ट में से क्वेश्चन पूछ लिया था। एक IS कोड का कंसेप्ट पता होना चाहिए था जो मैं अभी आपको बताऊंगा, एक ये वाली चीज पता होनी चाहिए थी कि बिलो द सेंटर ऑफ सर्कुलर फुटिंग IT की वैल्यू 1। ये तो बड़ी आसान सी चीज है, इसलिए क्योंकि जो गेट है ना वो रट्टाफिकेशन पे कम ध्यान देता है और कंसेप्ट्स पे ज्यादा ध्यान देता है। हालांकि कुछ वैल्यूज तो गेट एक्सपेक्ट करता है आपसे कि आपको याद हो, ठीक है, कुछ फॉर्मूला याद हो, कुछ वैल्यूज याद हो, वो गेट में आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है, पर रट्टाफिकेशन पे कम से कम ध्यान होता है और कंसेप्ट्स पे, फॉर्मूलाज पे, लॉजिक्स पे, इन पे ज्यादा ध्यान होता है IT के प्रोफेसर्स का। तो यहाँ IT की वैल्यू 1, ये तो आपको याद रह जाएगा, बिलो द सेंटर ऑफ सर्कुलर फुटिंग, राइट, बिलो द सेंटर, दिस इज माय सर्कुलर फुटिंग, इसके सेंटर के नीचे IT की वैल्यू विल बी 1। अब मैं उस IS कोड के प्रोविजन की बात कर लेता हूँ जिसकी मैं आपको बात कर रहा हूँ कि वो एक ऐसी प्रोविजन है जो फ्लेक्सिबल फुटिंग और रिजिड फुटिंग को आपस में इंटरकनेक्ट करती है, और वो पूछी गई थी, उसमें से क्वेश्चन पूछा गया है गेट में। लेट्स सी व्हाट वाज दैट प्रोविजन, और शायद ही कुछ चुनिंदा लोग होंगे जो वो चीज़ कराते होंगे, नहीं तो ज़्यादातर वो चीज़ कराई नहीं जाती। तो लेट्स सी व्हाट इज दैट कंसेप्ट। IS कोड की एक सिंपल सी लाइन है, वो आपको पता होनी चाहिए, एक सिंपल सा क्लॉज है IS कोड का, वो आपको पता होना चाहिए, राइट। ये भी मैं रब करके लिखता हूं। लेट्स सी, एज पर IS कोड, हमारे लिए IS कोड हमारा सबसे बड़ी अथॉरिटी है हमारे लिए, राइट। कोई भी चीज़ करनी हो IS कोड, आर कॉन्स्टिट्यूशन फॉर सिविल इंजीनियर्स इज IS कोड, एज पर IS कोड, IS कोड के हिसाब से IT फॉर ए रिजिड फुटिंग will be या is 0.8 times
that of IT below the center of flexible footing। ये आईटी कोड ने, ये आईएस कोड ने कहा कि रिजिड फुटिंग के लिए आईटी की अगर आपको वैल्यू चाहिए तो वो आप कैलकुलेट कर सकते हो। दैट इज अप्रॉक्सीमेटली, या अप्रॉक्सीमेटली शब्द आईएस कोड ने नहीं यूज किया, राइट। आईएस कोड ने डायरेक्टली ही कह दिया है। आई एम नॉट 100% श्योर कि अप्रॉक्सीमेटली शब्द यूज किए कि नहीं, पर हम उस अप्रॉक्सीमेटली शब्द को हटा देंगे, क्योंकि जो गेट में क्वेश्चन आया हुआ है उसमें तो ये क्लॉज पूरी तरह से एग्जैक्ट तरीके से मानी ही गई है। तो अप्रॉक्सीमेटली क्या हो ना क्या हो हमें उससे मतलब नहीं है। हमें इससे मतलब है कि ये आईएस कोड में गिवन था और इस स्टेटमेंट से गेट में क्वेश्चन पूछा गया है, और आपसे एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि आपको आईएस कोड की ये वाली प्रोविजन पता होनी चाहिए रिलेटेड टू सॉइल मैकेनिक्स। तो एज पर आईएस कोड आईटी फॉर रिजिड फुटिंग, रिजिड फुटिंग के लिए कि अगर आपको इस क्लॉज में क्या कहा गया है मैं आपको बताता हूँ कि ये सर्कुलर फुटिंग है। सर्कुलर फुटिंग ये मैं बात कर रहा हूँ फ्लेक्सिबल की, ठीक है। दिस इज फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल के सेंटर और साइड पे अलग अलग होगी। दूसरी मैं अभी यहाँ पे बात कर रहा हूँ रिजिड की। तो आईएस कोड में क्या है कि फ्लेक्सिबल फुटिंग कि अगर कोई भी फुटिंग हो, जो गेट में क्वेश्चन पूछा गया था वो सर्कुलर फुटिंग से पूछा गया था, इसलिए मैं एग्जांपल ले रहा हूं सर्कुलर फुटिंग का। बट दिस क्लॉज इज नॉट एक्सक्लूसिव फॉर सर्कुलर फुटिंग ओनली ना, सभी के लिए ये एप्लीकेबल है। ये एक जनरल स्टेटमेंट आईएस कोड में गिवन है। हाँ, हमारे यूज के लिए, हमारे मतलब के लिए वी विल अप्लाई इट फॉर सर्कुलर सॉइल्स, फॉर सर्कुलर फुटिंग, राइट। पर आईएस कोड में ये एक जनरल प्रोविजन है कि कोई भी फुटिंग हो, कोई भी फुटिंग हो, ठीक है, सर्कुलर स्क्वायर कोई भी हो, उस जो ये फ्लेक्सिबल फुटिंग, कोई भी एक फ्लेक्सिबल फुटिंग हो, उसके सेंटर पे जो आईटी होगा, रिजिड फुटिंग का आईटी विल बी 0.8 टाइम्स ऑफ दिस आईटी। हमारा सर्कुलर का केस है क्योंकि गेट में सर्कुलर फुटिंग से क्वेश्चन पूछा गया था। तो अगर मैं सर्कुलर फुटिंग के सेंटर पे आईटी की वैल्यू जो भी है, तो क्या है मैंने अभी आपको बताई है, आईटी की वैल्यू क्या है 1। रिजिड फुटिंग के केस में आईटी की वैल्यू थ्रू आउट सेम होती है। रिजिड फुटिंग के केस में हमको पता है, रिजिड फुटिंग के केस में आईटी की वैल्यू विल बी 0.8 टाइम्स that of IT की वैल्यू for a foundation, for a flexible foundation below its center। तो यहां पे रिजिड के केस में IT की वैल्यू विल बी 0.8। यहां पर तो मैंने बताया कि सेंटर पे IT की वैल्यू 1 होती है फॉर सर्कुलर फुटिंग, फॉर सर्कुलर फ्लेक्सिबल फुटिंग। यहां पर रिजिड फुटिंग में मैं बात ही नहीं कर रहा कि सेंटर पे या कहीं और, क्योंकि रिजिड फुटिंग के लिए आईटी की वैल्यू इज सेम। रिजिड, अगर आपको पता चल गया कि एक हमारे पास फुटिंग है फ्लेक्सिबल फुटिंग जिसके सेंटर पे आईटी की वैल्यू दिस है, आपको पता है, तो रिजिड फुटिंग जो होगी उसके कहीं पर भी, उस फुटिंग के कहीं पर भी नीचे आप आईटी की वैल्यू ढूंढ सकते हो। दैट विल बी 0.8 टाइम्स, 0.8 टाइम्स वैल्यू ऑफ आईटी बिलो द सेंटर ऑफ फ्लेक्सिबल फुटिंग। अगर आपको रिजिड फुटिंग की कैलकुलेट करनी है 0.8 टाइम्स कर दो। हमारे वाले केस में, सर्कुलर के केस में आईटी की वैल्यू 1 थी, इसलिए 1 का 0.8 टाइम्स किया, कितना आ गया 0.8। हमारे वाले केस में, सर्कुलर फुटिंग के केस में, सर्कुलर फ्लेक्सिबल फुटिंग के केस में आईटी की वैल्यू बिलो द सेंटर, ध्यान दीजिए बिलो द सेंटर। फ्लेक्सिबल फुटिंग की जब भी बात कर रहा हूं मुझको बताना पड़ेगा बिलो द सेंटर। रिजिड फुटिंग की जब मैं बात कर रहा हूं मुझको ये बताने की जरूरत नहीं है दैट बिलो द सेंटर है या नहीं, बिकॉज
here center wherever I talk. IT की वैल्यू विल बी सेम फॉर रिजिड फुटिंग, फॉर फ्लेक्सिबल इट विल बी डिफरेंट, राइट। क्योंकि रिजिड फुटिंग के केस में जो सेटलमेंट होती है ना, दैट इज सेम। जो फ्लेक्सिबल फुटिंग के केस में सेटलमेंट वेरीज विद विड्थ, राइट। ये भी हम जब शैलो फाउंडेशन का चैप्टर करेंगे तब इन डिटेल देखेंगे कि कैसे कैसे सेटलमेंट वेरी करती है, उसका रीजन भी देखेंगे। एवरीथिंग विल बी डन इन डिटेल इन माई क्लास, राइट। कम से कम जो आपके पेपर में आना है, जो आप पेपर अटेम्प्ट करने जा रहे हो, उसमें जो भी पूछा जा सकता है, दैट एवरीथिंग विल बी डन इन डिटेल, राइट। तो अभी फॉर नाउ लेट मी चेक टाइम, क्योंकि अगला टॉपिक जो मैं कराने जा रहा हूँ दैट डिमांड्स सम टाइम, उसके लिए टाइम चाहिए हमको, राइट। वर्टिकल सैंड का मैं टॉपिक कराऊंगा आपको, अगला टॉपिक दैट इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक, उसमें से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो वो टॉपिक वो टाइम डिमांड करता है। सो लेट मी सी व्हाट्स टाइम, हमको कितना टाइम अप्रोक्सीमेटली हो चुके हैं। सो हमको अप्रोक्सीमेटली 35 मिनट्स हो चुके हैं। तो लेट्स वाइंड अप विद आवर टुडेज लेक्चर। अगले लेक्चर में हम वर्टिकल सैंड की बात करेंगे, राइट। आई होप कि आपने आज का लेक्चर अच्छे से एंजॉय किया होगा। अगले लेक्चर में हम फिर मिलते हैं, राइट। थैंक यू वेरी मच।